हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म करियर क्रैक हब पर। मैं विकास मिश्रा हिस्ट्री या इतिहास का एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि गवर्नर जनरल व वॉइस राय के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। और मैं पहले ही आपको क्लियर कर दूं कि इस टॉपिक पर 3 पार्ट जो है वो आएंगे। मतलब ये गवर्नर और गवर्नर जनरल व वॉइस राय का पहला पार्ट है, ऐसे ही दूसरा आएगा, ऐसे ही तीसरा आएगा। क्योंकि ये जो टॉपिक है इसका रिलेवेंस बहुत ज़्यादा है, सिर्फ आरआरबी, एनटीपीसी और एसएससी जीडी में ही नहीं। आप स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन या पीसीएस वाले एग्जाम दें, आईएएस वाले एग्जाम दें, यदि हिस्ट्री आती है तो ये टॉपिक जो है अपनी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो इस वजह से हम लोग ट्रिक के साथ साथ में कॉन्सेप्ट को भी हम लोग समझेंगे। और ये जो गवर्नर जनरल है और वॉइस राय है, इनके द्वारा क्या क्या काम किए गए हैं इसके बारे में बात करेंगे। और एक बात और, अगर जो वीडियोस लंबी हो जाएं, ठीक है, तब भी जो है डरना मत। ये मैं पहले ही बता दूं। ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में या टीचर्स के मन में ये रहता है कि भाई 25 मिनट की 30 मिनट की वीडियो अपलोड कर दो वरना स्टूडेंट देखेगा नहीं। देखिए, मेरी थिंकिंग बिल्कुल अलग है। आपके जॉब ओरिएंटेड अगर जो डेटा है, अगर जो आपका वो सिलेक्शन कराने में मददगार अगर जो कंटेंट है, तो वो चाहे 1.5 घंटे की हो, 2 घंटे की हो, मेरे को इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये आप पर है। देखिए, वीडियो पसंद आए, आपको सिलेक्शन की तरफ ले जाए, लाइक कीजिए, आपकी मर्जी पर है। आइए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है, कुछ डाटा यहाँ पर लिखा हुआ है। उससे पहले हम लोग एक चीज़ देखते हैं। देखिए, जो इंडिया है, और ये रहा अपना इंडिया। और इंडिया में हमको पता है इस साइड में था बंगाल, है ना। तो बंगाल इस साइड में था। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई, ईस्ट इंडिया कंपनी का मतलब ब्रिटिशर्स आए, और ब्रिटिशर्स के साथ साथ में हालांकि बहुत सारे यूरोपियन लोग और भी आए थे, लेकिन हम मेनली यहाँ पर ब्रिटिशर्स की बात करेंगे क्योंकि ब्रिटिशों ने बाकी पुर्तगीज को, डचों को, डेनिश को, फ्रांसीसियों को, सबको बाहर कर दिया, सबको खदेड़ दिया। तो ब्रिटेन की हम बात करते हैं। ब्रिटेन ने देखिए क्या किया, कि ब्रिटेन ने किया क्या कि 1757 में, 1757, 1757 में एक युद्ध होता है जिसका नाम है प्लासी का युद्ध, ठीक है। और 1757 में ये प्लासी का युद्ध होता है। और प्लासी का युद्ध जो होता है वो यही सिराजुद्दौला, क्योंकि बंगाल में उस टाइम पर बंगाल का नवाब हुआ करता है सिराजुद्दौला, और सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में एक वार होता है, प्लासी का युद्ध। प्लासी के युद्ध में जो है विश्वासघात हो जाता है, क्योंकि सिराजुद्दौला के जो सेनापति हैं, कौन, मीर जाफर। और मीर जाफर ये पहले ही अंग्रेजों से मिल लेते हैं, ठीक है। और इस वजह से सिराजुद्दौला की हार हो जाती है और प्लासी के युद्ध में ही सिराजुद्दौला की मौत हो जाती है। और यहीं से सिलसिला शुरू होता है हमारी गुलामी का, या भारत के एक उपनिवेश बनाए जाने का। क्योंकि यहाँ पर धीरे धीरे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिशर्स जो व्यापार करने के लिए आए थे, इस प्लासी के युद्ध के माध्यम से इन्होंने अब धीरे धीरे बंगाल को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। और 1757 के बाद यहाँ पर देखिए क्या होगा, 1757 में अब कंपनी क्या करेगी, बंगाल में एक ऑफिसर नियुक्त करेगी, क्योंकि अब कंपनी को देख रेख की ज़्यादा जरूरत है। एक ऐसा अधिकारी चाहिए जो कंपनी की गतिविधियों को देखे। और इस वजह से अब 1757 के बाद में यहाँ पर क्या किया जाएगा, एक ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा। उसको बोलेंगे क्या, उसको बोलेंगे बंगाल का गवर्नर, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे, बंगाल का गवर्नर, ठीक है। तो ये हो गया बंगाल का गवर्नर, ठीक है, बंगाल का गवर्नर। उसके बाद देखिए क्या हुआ, उसके बाद एक वार और हुआ, और एक वार वो हुआ 1764 में। ये प्लासी का युद्ध हुआ 1757 में। एक युद्ध हुआ 1764 में, 1764, उसका नाम है बक्सर का युद्ध। उस बक्सर के युद्ध के बाद में जो है, समझ लीजिए कि बंगाल पर एक तरीके से कंट्रोल जो है वो आ गया। वो किसका आ गया, ब्रिटिशर्स का आ गया, है ना। और बक्सर के युद्ध के बाद जो टैक्स है, रेवेन्यू है बंगाल का, वो सीधे सीधे किसने कंट्रोल कर लिया, ब्रिटिशर्स ने कंट्रोल कर लिया। हालांकि अगर जो वो चाहते तो वो जो प्रशासन भी संभाल सकते थे, लेकिन उन्होंने खुद जानबूझ के प्रशासन नहीं लिया। तो 1757 का युद्ध और 1764, 1764 बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर के युद्ध के बाद से बंगाल का कंट्रोल चला गया किसके हाथ में, पूरी तरीके से बंगाल का कंट्रोल चला गया अंग्रेजों के हाथ में। और अब अंग्रेज जो है वो ये सोचेंगे कि भाई हम तो अब पहले क्या है, व्यापार करने के लिए आए थे, लेकिन अब व्यापार नहीं करना है, अब तो भारत का शासन चलाने जा रहे हैं। तो इस वजह से क्या होगा, इस वजह से ब्रिटेन की संसद के द्वारा भारत के प्रशासन के लिए, साथ साथ में कंपनी के जो अधिकारी हैं उनको भी रेगुलेट किया जाना है,
उनको भी शासित किया जाना है। तो 1773 में 1773, ध्यान दें 1773, 1773 में एक कानून बनाया जाएगा जिसका नाम है रेगुलेटिंग एक्ट। ये मैं बार बार लिख नहीं रहा हूं क्योंकि पीछे लिखा है तो अभी दिखाऊंगा। तो रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया 1773 में, और 1773 में क्या किया गया, रेगुलेटिंग एक्ट बनाकर ये जो बंगाल का गवर्नर था इसका नाम बदल दिया गया और इसका नाम कर दिया गया बंगाल का गवर्नर जनरल। ठीक है, क्या कर दिया गया, बंगाल का गवर्नर और जनरल कर दिया गया। ठीक है, तो बंगाल का गवर्नर जनरल हो गया। इसके बाद देखिए क्या हुआ, 1773 से बंगाल का गवर्नर जनरल जो है इसकी पोस्ट बनी रही, लेकिन 1800, देखिए 1833 में 1833 में 1833 में एक कानून और बनाया गया ब्रिटेन की संसद के द्वारा भारत के प्रशासन के लिए। तो 1833 में जो कानून बना उससे बंगाल का गवर्नर जो है इसके नाम को चेंज कर दिया गया और अब इसको कहा जाने लगा क्या, भारत का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल। ठीक है, तो ये कहा जाने लगा। 1833 के बाद में देखिए क्या होगा कि 1833 के बाद में फिर एक कानून बनेगा, और वो कानून कब बनेगा, 1858, 1858 में एक कानून बनेगा। ठीक है, और 1858 के कानून के तहत ये जो भारत का गवर्नर जनरल है इसका नाम बदल कर दिया गया भारत का वायसराय। ये ध्यान देना, भारत का वायसराय। ठीक है, तो बंगाल का गवर्नर, बंगाल का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल और भारत का वायसराय। तो आज हमारा फर्स्ट पार्ट है, और फर्स्ट पार्ट में हम लोग क्या कवर करेंगे, तो ये जो गवर्नर है इसके बारे में पढ़ेंगे और बंगाल का गवर्नर जनरल्स के बारे में पढ़ेंगे, इन दो के बारे में। फिर सेकेंड पार्ट जब इस वीडियो का आएगा तो हम भारत का गवर्नर जनरल पढ़ेंगे, और थर्ड पार्ट में क्या पढ़ेंगे, भारत के वायसराय के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक बार हम लोग नज़र डाल लेते हैं। ये देखिए, तो देखिए गवर्नर, ये कहाँ के गवर्नर हैं, तो भाई ये गवर्नर कहाँ के हैं, मैंने पहले ही आपको बताया ये कहाँ के गवर्नर हैं, बंगाल के गवर्नर हैं। और बंगाल के गवर्नर जो है वो देखिए कौन है, तो बंगाल के गवर्नर 1758 से 1760 के बीच में कौन रहा, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव के बाद कई सारे लोग रहे हैं लेकिन वो इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट हो गए वो मैं बता दूंगा। तो रॉबर्ट क्लाइव इंपॉर्टेंट है, तो रॉबर्ट क्लाइव यहाँ से इंपॉर्टेंट हो गया, ये कौन है, बंगाल का गवर्नर है। उसके बाद हॉलवेल रहे, वेंसिटार्ट रहे, स्पेंसर रहे, फिर से क्लाइव आए, वेरेलस्ट, ठीक है, कार्टियर, और फिर वॉरेन हेस्टिंग्स। और वॉरेन हेस्टिंग्स जो है ये बंगाल का गवर्नर था, लेकिन वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में ही एक कानून पास किया गया, और वो कानून कौन सा था, तो वो कानून ये वाला था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। और इस रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से बंगाल का गवर्नर क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, मतलब बंगाल का जो गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल बना दिया, है ना, गवर्नर जनरल बना दिया 1773 के एक्ट से। ठीक है, उसके बाद 1833 में एक कानून आया, और 1833 के कानून से ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का नाम चेंज करके क्या किया गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। पहले क्या था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल नहीं, अब इससे क्या कर दिया गया, इंडिया। और 1858 में एक कानून आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1958, ठीक है, सॉरी 1958 नहीं, 1858, है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, 1858 में एक कानून आया। और 1858 के कानून के तहत ये जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है इसका नाम क्या कर दिया गया, वायसराय ऑफ इंडिया, भारत का वायसराय। ठीक है, अब देखिए क्या है, तो यहां से देखिए रॉबर्ट क्लाइव इंपॉर्टेंट है, वॉरेन हेस्टिंग्स इंपॉर्टेंट है, और आगे जब हम पढ़ेंगे तो हॉलवेल और वेंसिटार्ट, इन सब के लिए सिर्फ एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, तो वो हम आगे देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या है कि यहाँ से बंगाल का गवर्नर तो एक ही दो, ये रॉबर्ट क्लाइव है, और बस एक दो लाइन दूसरे के विषय में है। लेकिन यहाँ से हमको ट्रिक एक याद करनी है, और ट्रिक किसकी याद करनी है, तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाए गए हैं, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल या बंगाल का गवर्नर जनरल, इनकी हम एक बार ट्रिक याद कर लेते हैं कि बंगाल के गवर्नर जनरल कौन कौन से हैं। ठीक है, तो बंगाल के गवर्नर जनरल कौन कौन से हैं एक बार देख लेते हैं, ये ट्रिक लगी है। ठीक है, और अच्छा इस ट्रिक से पहले भी हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट डाटा देखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पे आप लगा लो। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट,
तो बंगाल के गवर्नर, गवर्नर जनरल एवं वायसराय, ठीक है। तो बंगाल के गवर्नर और भारत के गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल, वायसराय, उसका इंपॉर्टेंट डेटा है क्या। तो एक बार देखो जरा, बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, ठीक है। बंगाल लगा है, पहला ये पूछ रहा है गवर्नर तो कौन था, रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, वॉरेन हेस्टिंग्स, क्योंकि 1773 में कानून आया था, रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। उसके बाद देखो क्या है, उसके बाद भारत का पहला गवर्नर जनरल, भारत का कह रहा है तो 1833 में क्योंकि कानून आया था, तो भारत का, ठीक है, यहाँ पर बंगाल नहीं है, भारत का पहला कौन गवर्नर जनरल कौन था, विलियम बेंटिक, ध्यान रखना, विलियम बेंटिक, ठीक है। उसके बाद देखो, अब वायसराय, तो वायसराय 1858 में कानून आया, उससे वायसराय कहा गया। तो भारत का पहला वायसराय, भारत का पहला वायसराय कौन था, वो था कैनिंग, कैनिंग। अगर जो पूछे स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल, तो स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था माउंटबेटन, ठीक है। और अगर जो आपसे पूछ दे कि स्वतंत्र भारत का मतलब भारत को जो आजादी मिल गई थी, तो स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल अगर जो पूछे इंडियन हो, तो आप कहेंगे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ठीक है। तो यहां से क्लियर हो गया आपको, ठीक। यहां से देखिए बंगाल का गवर्नर कौन था, रॉबर्ट क्लाइव। तो यहां पर ध्यान दो, बंगाल का गवर्नर कौन था, एक बार मैं लिखता हूं। तो बंगाल का गवर्नर पहला कौन था, रॉबर्ट, ठीक, और रॉबर्ट क्लाइव। उसके बाद देखो बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, बंगाल का गवर्नर जनरल, भारत का पहला बंगाल का गवर्नर जनरल बताओ जरा इधर से देख के, ये एक सेकंड में दिखा दूं आपको। बंगाल का गवर्नर जनरल, तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, हेस्टिंग्स था, वॉरेन हेस्टिंग्स। तो यहां पर लिख लो वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है, मैं यहीं पर भी आपको लिखे दे रहा हूं। तो वॉरेन हेस्टिंग्स। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, विलियम बेंटिक, ठीक है। तो ध्यान देना विलियम, और विलियम, और ये हो गया बेंटिक, तो विलियम बेंटिक हो गया। भारत का पहला वायसराय कौन था, तो कैनिंग हो गया, कौन हो गया, कैनिंग, ठीक है। तो ये ध्यान देना, ठीक। एक बार इधर भी नजर मार लो आप फिर से, ये रहा, ठीक है, ठीक है, बेंटिक हो गया, कैनिंग हो गया, ठीक है। अब आप देखिए, तो अब हम एक बार ट्रिक थोड़ा सा देखते हैं, और ट्रिक देखिए क्या है कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल में देखिए क्या है, तो वार कार सोर एंड रिच कार्गो टू मिंटो बाई मार्गा फॉर्म, ये एक लाइन है। अब इस लाइन को देखो याद कैसे करेंगे, इस लाइन को ऐसे याद करेंगे कि वार, ठीक है, कार और सोर, ये तीन लड़के हैं, वार कार सोर ये तीन लड़के हैं, और इन्होंने क्या देखा कि एक रिच कार, एक रिच कार जो है, अमीर कार जो है वो जा रही है, गो। तो वार कार सोर तीन लड़के हैं, उन्होंने देखा कि रिच कार गो, एक अमीर कार रिच कार गो जा रही है, कहाँ जा रही है, मिंटो को जा रही है, और मिंटो एक प्लेस है वहां पर जा रही है, बाई मार्ग ऑफ आर्म, आर्म के रास्ते से जा रही है, ठीक है, आर्म के रास्ते से जा रही है। अब देखो वॉर से बनाओगे, वॉर से वॉरेन हेस्टिंग्स, कार से कॉर्न वॉलिस, सोर, सोर से जॉन सोर, रिच से रिचर्ड वेलेजली, फिर से कार आया, फिर से कॉर्नवालिस, और गो, गो से क्या बनाओगे, तो गो से देखो ये तो लो है ना, तो यहां पर लिखो गो, गो लो, मतलब गो, जॉर्ज बार लो, लो गो, एक जैसा दिख रहा है, एक जैसा साउंड हो रहा है। उसके बाद मिंटो, तो मिंटो से मिंटो फर्स्ट, क्योंकि मिंटो सेकंड भी आएंगे बाद में, और मार्ग, मार्ग है तो मार्क्वेस ऑफ हेस्टिंग्स, मार्ग मार्क, मार्क्वेस ऑफ हेस्टिंग्स, और आर्म तो एमहर्स्ट, आर्म एमहर्स्ट, ये एक लाइन आप याद कर लो, ये सारे के सारे क्या है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है, बंगाल के गवर्नर जनरल हैं, ठीक है। तो उसके बाद देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग देख लेते हैं कि भाई बंगाल के गवर्नर, तो सारे के सारे तो हमको वो जो है
नहीं हमको पढ़ने हैं, सिर्फ इंपॉर्टेंट वाले हमको पढ़ने हैं। बंगाल के गवर्नर का एक बार मैं आपको दिखा दूं स्लाइड। तो बंगाल के गवर्नर, 1 सेकेंड, और ये रहा रॉबर्ट क्लाइव, उसके बाद हॉलवेल, उसके बाद वेंसिटार्ट, उसके बाद स्पेंसर, फिर से क्लाइव आया, वेरलस्ट, कर्टियर, वॉरेन, हेस्टिंग्स। ठीक है, ये रही लिस्ट बंगाल के गवर्नर की। तो एक बार देखते हैं इनके द्वारा क्या क्या काम किए गए और इनके द्वारा किए गए काम। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव जो है बंगाल का गवर्नर कब बना? 1757 से 1760 में बना, और ये दोबारा फिर से आएगा 1765 से 1767 के बीच में। रॉबर्ट क्लाइव को भारत पर अंग्रेजी शासन का जन्मदाता कहा जाता है। क्यों जन्मदाता कहा जाता है? तो पहली बात तो प्लासी का युद्ध जो लड़ा गया 1757 में, वो रॉबर्ट क्लाइव के टाइम पर लड़ा गया, और रॉबर्ट क्लाइव ने ही जो है रणनीतियां बनाई, स्ट्रेटजी बनाई, मीर जाफर को अपनी तरफ मिलाया, और फाइनली जो है सिराजुद्दौला हार गया। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या हुआ। इस वजह से अंग्रेजी शासन की जो स्थापना की वो किसने की है? रॉबर्ट क्लाइव ने की है। और आप देखेंगे बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर का युद्ध तो किसके समय में होगा? देखिए ये रहा, बक्सर का जो युद्ध है वो तो वेंसिटार्ट जब आएगा तब होगा, लेकिन बक्सर का युद्ध जब ये खत्म होगा बक्सर का युद्ध, और इस बक्सर के युद्ध के बाद एक संधि की जाएगी जिसका नाम है इलाहाबाद की संधि या ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद। और इलाहाबाद की ट्रिटी करने के लिए जो क्लाइव है उसको स्पेशली बुलाया जाएगा। ठीक है, तो 1965 में इसी वजह से फिर से क्लाइव आता है। तो देखिए क्लाइव को भारत पर अंग्रेजी शासन का जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है, और प्लासी का जो युद्ध है वो इसी के समय लड़ा गया। बंगाल में द्वैध शासन लागू किया क्लाइव ने देखिए क्या किया कि क्लाइव ने ये जो बैटल ऑफ प्लासी हुआ, इसके बाद बैटल ऑफ बक्सर होगा, और उसके बाद इलाहाबाद की संधि होगी। क्योंकि सेकेंड टाइम पर जब ये आया है ना गवर्नर बन के, बंगाल का गवर्नर बन के, तो उस टाइम पर क्या किया उसने, जब जो है बंगाल को पूरी तरीके से अपने आधिपत्य में ले लिया, तो बंगाल का जो शासन है उसने दो भागों में बांट दिया। एक को जो है क्लाइव ने बोला निजामत, ठीक है, और एक को बोला उसने दीवानी और निजामत। दीवानी का देखिए मतलब क्या है? दीवानी का मतलब है टैक्स वगैरह लगाना। तो टैक्स वगैरह लगाने का जो अधिकार है ये किसने ले लिया? अंग्रेजों ने या क्लाइव ने खुद ही ले लिया कि भाई मैं पैसे मैं वसूलूंगा। और लेकिन निजामत जो है या एडमिनिस्ट्रेशन ये जो है, जो प्रशासन है, वो किसको दे दिया? प्रशासन जो है बंगाल के नवाब को दे दिया कि भाई प्रशासन तुम संभालो, लेकिन टैक्स हम लगाएंगे। अब हुआ क्या? अब सीधी सी बात है, ये जो बंगाल का नवाब है ये प्रशासन संभालेगा, है ना। प्रशासन संभालने के लिए इसको पैसे चाहिए, पैसे इसके पास है नहीं। जनता जवाब किससे मांगेगी? इनसे मांगेगी, मतलब जो बंगाल के नवाब हैं उनसे मांगेगी, है ना। और लेकिन मेन जो है इकोनॉमी इनके पास है, अंग्रेजों के पास है। तो दो दो तरीके का शासन हो गया, और इसी को बोलते हैं दोहरा शासन, है ना, दोहरा शासन या डायरिकी। ठीक है, तो ये जो निजामत है या दीवानी है, निजामत या दीवानी, अगर जो ये क्लाइव चाहता तो एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन या निजामत भी अपने हाथ में ले लेता। लेकिन आपने देखा होगा कि सोनिया गांधी के पास मौका था, लेकिन वो पीएम नहीं बनी, क्योंकि उनको लगता था कि हो सकता मैं फॉरेन की हूँ तो लोग एक्सेप्ट ना करें, और इस वजह से मनमोहन सिंह को उन्होंने पीएम बनवाया, प्रधानमंत्री बनवाया। तो बिल्कुल यही क्लाइव अभी ये सोच रहा है कि हो सकता है इंडिया की जनता तैयार ना हो, अंग्रेजों को एक्सेप्ट ना करे, हमारे पास इतने लोग भी नहीं हैं अभी कि सही से शासन वगैरह चला पाए, तो पहले चीज़ों को समझते हैं, और इस वजह से सिर्फ टैक्स लगाने का अधिकार इन्होंने लिया, जबकि एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन का जिम्मा किसके सर पर छोड़ दिया? नवाब के सर पर छोड़ दिया। नवाब बेचारा जनता को जवाब देगा, ठीक है, क्योंकि उत्तरदायी कौन है जवाब देने के लिए? नवाब का चेहरा जनता के सामने है, लेकिन पैसा किसके हाथ में है? पैसा है ब्रिटिशर्स के हाथ में। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डायरिकी। और ये जो डायरिकी है इसको खत्म किसने किया? वॉरेन हेस्टिंग्स ने खत्म किया है। आगे आप पढ़ेंगे। ब्रिटेन जाकर हालांकि इसने आत्महत्या कर ली। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कौन ऐसा बंगाल का गवर्नर है जिसने ब्रिटेन जाकर आत्महत्या कर ली? तो वो है रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव के बाद, हालांकि इनकी फोटो भी आप देख लेना रॉबर्ट क्लाइव की, ये रही। ठीक है, इसके बाद देखिए हॉलवेल आया, और हॉलवेल ने हॉलवेल का सिर्फ एक ही काम इंपॉर्टेंट है कि हॉलवेल ने अपनी एक पुस्तक लिखी है, और उस पुस्तक में ब्लैक होल, ये ब्लैक होल इंसिडेंट या ब्लैक होल ट्रेजेडी की उसने इसका वर्णन किया है। ये क्या था? तो सिराजुद्दौला ने क्या किया? सिराजुद्दौला ने एक फोर्ट विलियम, कलकत्ता में एक जगह है फोर्ट विलियम, वहां पर कम से कम 146 लोगों को एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया था, और जिसमें से 123 लोग जो है वो मर गए, सिर्फ 23 लोग ही जिंदा बचे,
और इन 23 लोगों में एक हॉलवेल भी था। और इस घटना का जिक्र हॉलवेल ने अपनी पुस्तक में किया है, और इसी घटना को हम क्या बोलते हैं, ब्लैक होल इंसिडेंट। ठीक है, तो हॉलवेल। वेंसिटार्ट के समय में बक्सर का युद्ध हुआ। हालांकि बक्सर के युद्ध 1764 के बाद में एक इलाहाबाद की संधि होती है, और वो इलाहाबाद की संधि करने के लिए क्लाइव खुद आया था। ठीक है, और उसके बाद कार्टियर। कार्टियर 1769 है ना, 1769 से 1772 के बीच में कार्टियर रहा, और इसके समय में बंगाल में बहुत भीषण अकाल पड़ा। अकाल का मतलब, क्योंकि ये लोग ध्यान तो देते नहीं थे इरिगेशन पे, सिंचाई पे, मानसून पर डिपेंडेंट उस टाइम पर एग्रीकल्चर थी, और किसानों से टैक्स इतना ज़्यादा ले लेते थे कि बेचारे वो करें तो क्या करें। तो जहाँ पर प्रोडक्शन अच्छा नहीं होता था, किसानों के पास कुछ है भी नहीं, खाने पीने को बचता नहीं था, तो भूखों बहुत सारे लोग मर जाते थे हमारे यहाँ पर, उनको अकाल कहते थे। तो बंगाल में भीषण अकाल पड़ा कार्टियर के समय में। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स 1772 से 1773 के बीच में आया। ये 1772 से 1773 के बीच में क्यों लिखा है, क्योंकि वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर बनाया गया। ठीक है, और बंगाल का इनको गवर्नर बनाया गया, लेकिन ये बंगाल के गवर्नर थे, लेकिन इसी टाइम पर एक कानून बनाया गया 1773 वाला। यही लिखा है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से बंगाल का गवर्नर अब क्या बन गया, बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया। बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया। तो वॉरेन हेस्टिंग्स को आप कह सकते हैं कि ये बंगाल का अंतिम गवर्नर था, और यही वॉरेन हेस्टिंग्स क्या बन जाएगा, यही वॉरेन हेस्टिंग्स बन जाएगा बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। ठीक है, तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल ये रहा, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, वॉरेन हेस्टिंग्स, है ना। 1773 से लेकर 1785 के बीच में ये रहा। क्यों, क्योंकि 1772 से लेकर 1773 तक तो बंगाल के गवर्नर के रूप में काम किया, फिर कानून आ गया, तो 1773 से लेकर 1785 तक इसने किसके रूप में काम किया है, इसने काम किया है बंगाल के पहले गवर्नर जनरल के रूप में। इसने देखिए बहुत सारे जो है काम किए हैं, या इसके समय में बहुत सारे काम हुए हैं, और इनसे क्वेश्चन आते हैं। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं। और ये जो गवर्नर है, गवर्नर जनरल है, वॉइस राय है, यहाँ से अगर जो कोई क्वेश्चन आया, जैसे कि अभी यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम होने वाला है, वो पहले अक्टूबर में था, लेकिन अभी पोस्टपोन्ड हो गया है, दिसंबर में हो गया है। अगर जो गवर्नर जनरल या वॉइस राय से क्वेश्चन आया, तो मैं आपको कमेंट करके या स्लाइड लगा के दिखाऊंगा कि वो क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, वो आपके जो वीडियो है इसी से आएगा। मतलब मैं ऐसा कोई पॉइंट छोड़ूंगा ही नहीं, है ना। तो हम लोग इस लेवल पर तैयारी कर रहे हैं कि अभी आप एसएससी जीडी का एग्जाम देंगे, आरआरबी एनटीपीसी का देंगे, और उसके बाद यदि कोई दूसरा भी एग्जाम देते हैं तो फिर से नोट्स बनाने के लिए थोड़ी ना बैठेंगे। इतना टाइम किसके पास है कि बार बार नोट्स बनाए। एक बार नोट्स बनाओ, अच्छे से बना लो, और सारे एग्जाम के लिए वही काम कर जाए। इस लेवल पर हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए क्या है कि ये जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है हेस्टिंग्स, इसके समय में क्या हुआ, बंगाल में द्वैध शासन खत्म कर दिया गया। जो बंगाल में द्वैध शासन क्लाइव ने लागू किया था, वो किसने खत्म कर दिया, वो खत्म कर दिया वॉरेन हेस्टिंग्स ने, क्योंकि उसने सीधा सीधा बंगाल का शासन अपने हाथों में ले लिया। मतलब निजामत और दीवानी, टैक्स, प्रशासन दोनों अपने हाथ में ले लिया, तो वो एंड कर दिया। ठीक है, उसके बाद देखिए 1784 में क्या हुआ, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई, स्टैब्लिशमेंट ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी इन 1784। सीधी सी बात है, अब क्योंकि बंगाल इनके कंट्रोल में आ गया है, और अब ये चाहते हैं कि इंडिया के दूसरे जो भाग हैं उस पर भी ये कंट्रोल कर रहे हैं। और अगर जो आपको किसी पर शासन बहुत अच्छे से करना है, तो उसको जानना होगा कि उसकी आदतें क्या हैं, वो कैसे सोचता है, वो कहाँ तक झेल जाएगा चीज़ें। और इस वजह से क्या है कि यदि उसको जानना है तो उसके बारे में पढ़ाई करनी होगी, उसके बारे में हमको सोचना होगा। तो इंडिया के बारे में यदि जानना है, इंडिया के कल्चर को समझना है, तो उसके लिए बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, तभी तो आप समझ पाओगे। उसके लिए हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, धर्म के बारे में जानना पड़ेगा, और उसके लिए सोर्स या स्रोत क्या है, बहुत सारी किताबें, है ना, वही सोर्स है। वहाँ से हमको पता चल सकता है इंडिया के लोग कैसे थे, कैसे रीति रिवाज थे, कैसे रिचुअल्स थे। तो वही करने के लिए यहाँ पर क्या बनाई गई, एशियाटिक सोसाइटी बनाई गई। और ये एशियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना है, ये किसने की थी, तो ये बच्चों की थी विलियम जोन्स ने की थी। ये ध्यान रखना, विलियम जोन्स। ठीक है, विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी 1784 में। इसका मेन काम क्या था, ये लोग क्या करते थे कि भारत के जितने भी टेक्स्ट हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, उनका अनुवाद करते थे, उनकी स्टडी करते थे, और उनके अनुवाद को पब्लिश करते थे, जैसे ट्रांसलेशन करके दूसरी लैंग्वेज में अगर जो होते थे, तभी तो सारे लोग पढ़ेंगे, तभी तो पता चलेगा। तो एशियाटिक सोसाइटी
की स्थापना 1784 में विलियम जोन्स ने की थी, और उस टाइम पर बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? हेस्टिंग्स। उसके बाद देखिए क्या हुआ। उसके बाद ये जो 1773 वाला जो रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया था, रेगुलेटिंग कानून बनाया गया था, उससे कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय बनाया गया था। उच्चतम न्यायालय बनाया गया था, लेकिन वास्तव में 1773 के द्वारा उसका प्रावधान किया गया उच्चतम न्यायालय का, लेकिन वो जो उच्चतम न्यायालय है वास्तव में बन के कब तैयार हुआ, बना कब? तो 1774 में बना था, ठीक है, हेस्टिंग्स के समय में। और इसमें जो प्रधान न्यायाधीश था उसका नाम था एलिजा एम्पे, है ना, एलिजा एम्पे। तो उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई कलकत्ता में। अब ये जो हेस्टिंग्स हैं, इनको अब चाहिए कि सीधी सी बात है कि अब इनको पैसे भी चाहिए, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे चाहिए। सीधी सी बात है, ब्रिटिशर्स इंडिया में थे तो इसीलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा शोषण कर सकें, तो अब पैसे चाहिए। पैसे चाहिए तो टैक्स या कर लगाने की कोई नई व्यवस्था ढूंढनी पड़ेगी। नई व्यवस्था ढूंढनी पड़ेगी तो एक नई भू राजस्व पद्धति जो है लागू की वॉरेन हेस्टिंग्स ने, और उसको बोलते थे इजारेदारी प्रथा। इजारेदारी प्रथा क्या होती थी? तो जो है टैक्स लगाने के लिए, किसानों पर टैक्स लगाने के लिए होता क्या था कि जो ज़्यादा बोली लगा देगा कि हम इस क्षेत्र से इतना पैसा वसूल के देंगे, ठीक, तो उसको 5 साल के लिए ठेका दे दिया जाता था। ठीक है भाई, जो भी ज़्यादा बोली लगाता था उसको 5 साल के लिए ठेका दे दिया जाता था कि हाँ भाई 5 साल के लिए आपको मैंने ये क्षेत्र दिया, यहाँ से इतना टैक्स जितना आपने बोला है उतना वसूल के दो। और इस प्रथा को क्या बोला गया? इजारेदारी प्रथा। और इजारेदारी प्रथा की शुरुआत किसने की? हेस्टिंग्स ने की, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति या सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति, या इसको रिंग फेंस पॉलिसी बोलते हैं। तो सुरक्षा प्रकोष्ठ की जो नीति है ये भी किसकी देन थी? वॉरेन हेस्टिंग्स की। ये सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति थी क्या, होती क्या है? तो देखिए सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति, मैं रिसेंटली एग्जांपल देके आपको समझाता हूं कि जैसे ये इंडिया है, ठीक है, और अभी हमको पता है कि इंडिया है, और जैसे कि यहाँ पर तिब्बत है, ठीक, तिब्बत आपको पता होगा कि यहाँ पर है तिब्बत, ठीक है, और तिब्बत के उस साइड में है चाइना, यहाँ पर इस साइड जैसे चाइना है। हालांकि अभी चाइना ने क्या किया है, चीन ने अभी तिब्बत को अपने कंट्रोल में ले लिया है, ठीक है। लेकिन अगर जो तिब्बत यहाँ पर एक अलग देश होता, तो अलग देश होता तो हमारे मतलब इंडिया और चीन के बीच में ये तिब्बत पड़ जाता, तो चीन और इंडिया से सीधे टकराहट हो ही नहीं पाती, क्योंकि ये बफर जोन का काम कर रहा है, तिब्बत ये बीच में है। और हमको फिर क्या करना चाहिए था? अगर जो तिब्बत एक अलग देश होता तो हमको क्या करना चाहिए था? हमको फिर तिब्बत को जो है स्ट्रांग करना चाहिए था। इनको जो है इनके यहाँ सेना वगैरह मजबूत हमको करना चाहिए था, कि क्योंकि इनकी जब सेना मजबूत होगी तो चाइना को ये आने नहीं देंगे, और चाइना और हमारा फिर आमना सामना कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि तिब्बत पड़ जाएगा बीच में। तो इसको बोलते हैं रिंग ऑफ फेंस की पॉलिसी, है ना, रिंग ऑफ फेंस की पॉलिसी। या यूं कह लें कि यहाँ पर हमको पता है कि इधर नेपाल भी है, तो वास्तव में जो हमारे यहाँ पर नेपाल है, भूटान है, वो सशक्त हो, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि वो पड़ जाते हैं चीन और इंडिया के बीच में। तो चीन और इंडिया के बीच में, तो चाइना ने अगर जो इनको कंट्रोल कर लिया तो वो फिर सीधे सीधे इंडिया से टकराहट हो जाएगी ना, हमारी बॉर्डर आपस में लगने लगेगी। तो नेपाल को हम स्ट्रांग करेंगे, भूटान को हम स्ट्रांग करेंगे, क्यों? क्योंकि वो हमारे बीच में बने रहें, एक दीवार का काम करते रहें चाइना और इंडिया के बीच में। और ऐसे ही यहाँ पर देखिए क्या हुआ, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किसकी देन थी? हेस्टिंग्स की। क्योंकि हेस्टिंग क्या करता था कि जिससे जो है बीच में कोई एक ऐसा राज्य, जैसे अंग्रेजों का शासन बाई चांस यहाँ पर है, एग्जाम्पल के लिए अंग्रेजों का शासन यहाँ पर है, और उनको बाई चांस मराठों से डर लग रहा है कि मराठे अटैक कर देंगे, तो इसके लिए फिर कर क्या लो, ये जो अवध है बीच में लखनऊ वाला रीजन है, इनको इनके यहाँ पर अपनी सेना वेना रख दो, इनको स्ट्रांग करो, ये बफर जोन के रूप में काम करेगा, दीवार के रूप में काम करेगा, मराठे सीधे जो है यहाँ पर नहीं आ पाएंगे। तो इसी को बोलते हैं सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति या रिंग ऑफ फेंस की पॉलिसी। ये भी किसकी देन थी? वॉरेन हेस्टिंग्स की। इंग्लैंड में इसके ऊपर महाभियोग चलाया गया। महाभियोग का मतलब उसको जो है इम्पीचमेंट की प्रोसेस या महाभियोग चलाया गया। इसका मतलब देखिए क्या है, ब्राह्मण जो है, बंगाल के एक ब्राह्मण थे नंद कुमार, तो नंद कुमार पर इन्होंने क्या किया, झूठा आरोप लगाया वॉरेन हेस्टिंग्स ने, और एलिजा इम्पे जो उच्चतम न्यायालय के जज थे उनसे मिल के और नंद कुमार को फांसी दिलवा दी। जब ये फिर लौट के गए ब्रिटेन, तब उन पे इसी बात को लेके और भी कुछ बातें थी, उन बातों को लेकर इन पर महाभियोग चलाया गया। तो क्वेश्चन आता है, प्रश्न आता है कि ऐसा कौन सा गवर्नर जनरल है जिस पर महाभियोग चलाया गया? तो आपका आंसर क्या होगा? हेस्टिंग्स। ठीक है, तो इतने पॉइंट हो गए, आगे का हम लोग देखते हैं।
तो आगे का देखिए क्या है, इसी के समय में, हेस्टिंग्स के समय में जोनाथन डंकन ने क्या किया, संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की और 1782 में। और ये संस्कृत जो महाविद्यालय है इसकी स्थापना उन्होंने कहाँ पर की थी, तो बनारस में की थी। ठीक है, ये भी याद रखना। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया। पिट्स इंडिया एक्ट का मतलब, क्योंकि 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था, रेगुलेटिंग कानून बनाया गया था, उसकी कुछ कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटेन की सरकार ने एक नया कानून बनाया। और उस टाइम पर क्योंकि ब्रिटेन के जो पीएम थे, प्रधानमंत्री थे, उनका नाम था पिट द यंगर, तो पिट द यंगर उनका नाम था, इस वजह से उन्हीं के नाम पे पड़ गया 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो आपसे पूछ सकता है कि बताइए पिट्स इंडिया एक्ट जब पास हुआ, पारित हुआ, उस टाइम पर भारत में बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, तो वॉरेन हेस्टिंग्स। बंगाल गजट, तो बंगाल गजट जो है ये क्या था, ये समाचार पत्र था, बंगाल गजट। तो ये कह लीजिए कि भारत में जो पहला समाचार पत्र है बंगाल गजट जिसका नाम था, वो समाचार पत्र बंगाल गजट 1780 में किसके समय में पब्लिश किया गया, वो वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में पब्लिश किया गया। और ये जो बंगाल गजट है 1780 वाला, इसको पब्लिश किसने किया था, तो एक बार उनका भी नाम आप याद रखना, जेम्स ऑगस्टस, जेम्स ऑगस्टस हिक्की। ठीक है, जेम्स ऑगस्टस हिक्की। ठीक है, तो बंगाल गजट 1780 में आया, समाचार पत्र था, जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने पब्लिश किया। और ये भी किसके समय की घटना है, ये भी जो है वॉरेन हेस्टिंग्स के समय की घटना है। तो इतनी चीज़ें हमने पढ़ ली, आगे देखते हैं क्या है। आगे देखिए, जॉन मैकफसर ये जो है बना गवर्नर जनरल, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, भूल जाइए। ठीक है, और उसके बाद में जो इम्पॉर्टेंट है वो कॉर्नवालिस है, और कॉर्नवालिस की ये रही फोटो, एक बार देख लेना आप। तो कॉर्नवालिस जो है ये 1786 से 93 के बीच में जो है ये रहेगा गवर्नर जनरल बंगाल का। और एक बार फिर 1805 में फिर से ये बनेगा, लेकिन 1805 में जब आएगा तो बेचारे की इसकी हो जाएगी मौत, है ना। और मौत हो जाएगी इंडिया में, तो सीधी सी बात है, इनको फिर इंडिया में ही दफना दिया जाएगा। ठीक है, गाजीपुर में, अभी देखेंगे। ठीक है, तो ये जो कॉर्नवालिस है इसके समय में क्या क्या हुआ, तो नागरिक सेवा और पुलिस सेवा का इसको जन्मदाता कहा जाता है। क्योंकि जो आप आईएएस, आज आईएएस वाली सर्विस देख रहे हो, जो आईएएस अधिकारी बनते हैं, है ना, उस टाइम पर उसको आईसीएस कहा जाता था। तो वो ये जो आईएएस वाली समझ लीजिए सर्विस है, इसका जन्मदाता कौन है, ये किसने शुरू करवाई है, तो ये शुरू करवाई है कॉर्नवालिस ने शुरू करवाई है। और पुलिस सेवा का जन्मदाता, तो पुलिस सेवा का जन्मदाता क्यों, क्योंकि कॉर्नवालिस ने क्या किया, इंडिया में, भारत में जो जिले थे उन जिलों को कई सारे क्षेत्रों में बांट दिया। ठीक है, और प्रत्येक जिले के जो है वो जो क्षेत्रों में बांटा, रीजन्स में बांटा, और प्रत्येक क्षेत्र में उसने एक थाना खुलवाया। ठीक है, देखिए जिले में पुलिस थाने की स्थापना करवाई, और जिले में पुलिस थाने की स्थापना करवाई। और ये जो पुलिस थाना था, इसका जो इंचार्ज होता था वो कौन होता था, एक दरोगा होता था। ठीक है, और पहले देखिए ये जो होता था, ये जो पुलिस वाला जो काम है वो भारत में जो बड़े बड़े जमींदार होते थे वही पुलिस वाला काम कर लेते थे, लेकिन इसने उन सारे जमींदारों को बाहर कर दिया। उसने कहा कि पुलिस वाला काम तुम नहीं करोगे, अब जो है थाने का इंचार्ज दरोगा करेगा। तो पुलिस व्यवस्था की भी स्थापना किसने की है, कॉर्नवालिस ने की है। कॉर्नवालिस मैंने अभी बताया 1805 में जब फिर से एक बार आया था तो यहीं पर मौत हो गई, और इसकी समाधि कहाँ पर है, गाजीपुर यूपी में है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछता है कि बताइए किस गवर्नर जनरल की समाधि जो है यहाँ पर है इंडिया में, तो वो किसकी है, कॉर्नवालिस की है। ठीक है, उसके बाद देखिए, स्थाई बंदोबस्त को लागू किया 1793 में, स्थाई बंदोबस्त। ठीक है, ये क्या था, तो 1793 में लागू किया। अभी इसके बारे में हम लोग स्थाई बंदोबस्त के बारे में अभी थोड़ा सा रुक जाइए, क्योंकि आगे मैंने स्लाइड लगाई है ना, तो वहां पर क्योंकि दो तीन चीजें एक साथ में पढ़ेंगे तो उसके बारे में तब देखेंगे हम। अभी के लिए बस इतना कि स्थाई बंदोबस्त को लागू किसने किया था, कॉर्नवालिस ने लागू किया था। और ये भूमि के राजस्व के वसूल करने की एक प्रणाली है या पद्धति है स्थाई बंदोबस्त। ठीक है, आगे देखते हैं, अभी आगे इसके बारे में बात करूंगा। ठीक है, ये रहा। तो देखिए, भू राजस्व या किसानों से टैक्स वसूलने के लिए तीन पद्धतियां इंडिया में अपनाई गईं ब्रिटिशर्स के द्वारा। मुख्यतः तीन पद्धतियां, एक को बोलते थे रैयतवाड़ी, एक को बोलते थे महालवाड़ी, और एक को बोलते थे
जमींदारी। जमींदारी का मतलब वही वाला स्थाई, है ना, जो वहां पर मैंने लिखा है ना स्थाई बंदोबस्त, ये वही वाला है स्थाई बंदोबस्त, याद रखना, ठीक है। तो आपसे जो क्वेश्चन करेगा वो क्या करेगा, वही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने स्लाइड में लगा दिया है। क्या आपसे कहेगा कि बताइए रैयतवाड़ी, महालवाड़ी और जमींदारी, ये जो किसानों से टैक्स वसूल करने की व्यवस्थाएं थीं, इसमें से भारत के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी फैली थी? तो वो कौन सी फैली थी? रैयतवाड़ी। भारत के क्षेत्रफल का मतलब, भारत के क्षेत्रफल का मतलब ब्रिटेन के अंतर्गत भारत का जितना क्षेत्रफल था उसमें से 51% क्षेत्रफल पर या एरिया पर कौन सी भू राजस्व व्यवस्था लागू की गई थी? रैयतवाड़ी। महालवाड़ी जो है वो कितने परसेंट क्षेत्र पर? 30% पे। और जमींदारी या स्थायी व्यवस्था, स्थायी बंदोबस्त, वो 19% पर। अब देखिए पक्ष, पक्ष का मतलब क्या है? अंग्रेज लोग जो टैक्स वसूलने के लिए जो समझौता करते थे वो किससे करते थे? तो रैयतवाड़ी में किससे करते थे? किसानों से करते थे। रैयत का मतलब ही किसान होता है, तो किसानों से वो समझौता कर लेते थे, ठीक है। महालवाड़ी, तो महाल का मतलब होता है गांव। महाल जो ये वर्ड लिखा है ना, इसका मतलब भी होता है गांव। तो इसका मतलब जो गांव का मुखिया होता था उससे किसान समझौता करते थे कि भाई तुमसे टैक्स लेंगे, हम गांव के मुखिया से टैक्स लेंगे और गांव का मुखिया किसानों से वसूलेगा, ठीक है। और जमींदारी या स्थायी बंदोबस्त में से वो किससे करते थे? जो बड़े बड़े जमींदार होते थे उनसे कहते थे कि भाई मैं तुमसे लूंगा, अंग्रेज कहते थे मैं तुमसे लूंगा और तुम किसानों से लो। तो ये याद रखना, रैयतवाड़ी में अंग्रेज सीधे किसानों से टैक्स लेते थे, महालवाड़ी में गांव के मुखिया से लेते थे और मुखिया किसानों से लेता था, ठीक है। जमींदारी अस्थाई बंदोबस्त में से ये जो अंग्रेज हैं ये जमींदारों से लेंगे और जमींदार किससे लेंगे? वो किसानों से लेंगे, ठीक है। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो रैयतवाड़ी है, महालवाड़ी है और जमींदारी अस्थाई बंदोबस्त है, ये व्यवस्थाएं, इन व्यवस्थाओं के योजनाकार कौन थे? ये व्यवस्थाएं किनकी देन है? तो याद रखना रैयतवाड़ी के लिए दो लोग इंपॉर्टेंट हैं, कर्नल रीड और टॉमस मुनरो। इन्होंने इंडिया में रैयतवाड़ी जो व्यवस्था है ये चलाई, या इसके जो जनक हैं वो कर्नल रीड हैं या टॉमस मुनरो हैं, ठीक है। महालवाड़ी जो है ये इसके जनक कौन है? हॉल्ट मैकेंजी, ठीक। और जमींदारी या स्थायी बंदोबस्त के जनक कौन है? तो कॉर्नवालिस। और कॉर्नवालिस ने इसमें से सहयोग किसका लिया था? वो सहयोग लिया था जॉन सोर का। तो ये जॉन सोर लिखा है ना, तो कॉर्नवालिस ने सहयोग किसका लिया था? जॉन सोर का लिया। तो कॉर्नवालिस और जॉन सोर जमींदारी और स्थायी बंदोबस्त के जनक, ठीक है, ध्यान रखना। और ये है क्या? ये भू राजस्व। ये क्या है? भू राजस्व मतलब किसानों से टैक्स वसूल करने की व्यवस्था है। भू राजस्व मैं लिखे दे रहा हूं पद्धति, है ना, या भू राजस्व व्यवस्था, किसानों से टैक्स वसूलने की व्यवस्था है। और ये मेनली 3 टाइप की इंडिया में चलती थी, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे पढ़ लेते हैं। तो ये आपने पढ़ लिया है ना स्थायी बंदोबस्त वाला पॉइंट, ये इसके जनक कौन है? कॉर्नवालिस हैं, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं और आगे देखिए क्या है, जॉन सोर। ये जॉन सोर देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो एक बार देखते हैं। अहस्तक्षेप की नीति, पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन, ये है क्या? तो अहस्तक्षेप की नीति का मतलब है, ये जो अहस्तक्षेप की नीति है ये मैसूर जो राज्य है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, हिस्ट्री का पहले वाला वीडियो देखना, है ना। जो मैसूर राज्य है, जैसे ये इंडिया है और यहाँ पर मैसूर जो राज्य है, यहाँ पर हैदर अली और टीपू का शासन हुआ करता था। तो मैसूर के संदर्भ में जॉन सोर ने अहस्तक्षेप की नीति अपनाई। अहस्तक्षेप का मतलब जब ये आया गवर्नर जनरल बन के, तो मैसूर के साथ इसने युद्ध नहीं किया, ये न्यूट्रल रहा, है ना। बाकी के जो इसके बाद में गवर्नर जनरल आएंगे या पहले के जो गवर्नर जनरल थे उस टाइम पर तो युद्ध ही चल रहा था, है ना। तो इसका मतलब इसने अहस्तक्षेप की नीति अपनाई कि भाई मैं ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करूँगा, है ना, और ये न्यूट्रल रहा खासकर मैसूर के संदर्भ में। तो इसीलिए कहते हैं कि अहस्तक्षेप की नीति अपनाई, ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करता था। कौन? जॉन सोर, ठीक है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है वेलेज अली, ठीक। और देखिए दोस्तों, साथ साथ में आपको मैं बता दूं, ये वीडियोस जो हैं इनका कंटेंट बहुत ही बेहतर है। आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी यदि कर रहे हैं और ये वीडियोस अगर जो देखेंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। मैं आपसे लाइक करने के लिए, कमेंट करने के लिए और सब्सक्राइब वगैरह करने के लिए ये कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। आपको सीधी सी बात है, अच्छा लगे और वास्तव में अच्छा लगे और फ़ायदा हो आपको जब एग्ज़ाम देने जाओ, तब आप मन चाहे लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, ना करो, आपकी अपनी मर्जी है। बट ये वीडियो देखिए, आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। अच्छा लगने के साथ साथ आपके एग्जाम में हेल्प मिलेगी।
वेलेजली जो है गवर्नर जनरल का बना 1798 से 1805 तक जो है इसका टाइम पीरियड है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, वेलेजली ने सहायक संधि को अपनाया। सहायक संधि या इसको बोलते हैं एडॉप्टेड सब्सिडरी अलायंस, और ये फोटो है, ठीक है, देख लेना वेलेजली का। तो एडॉप्टेड सब्सिडरी अलायंस, इसका देखिए मतलब क्या है। तो सहायक संधि जो है इसका जनक वेलेजली नहीं था, इसका जनक था डुप्ले, ठीक है, डुप्ले इसका जनक था। लेकिन वास्तव में जो ये वेलेजली है, इसने जो है वास्तव में सारे जो भी इसके संपर्क में देशी राज्य आए उनके सबके साथ में इसने लागू किया क्या, सहायक संधि की प्रणाली को, है ना। तो इसने जो मतलब ये समझ लीजिए कि फेमस बना दिया या सहायक संधि को एज एन इंस्ट्रूमेंट, एक हथियार की तरह यूज किया, वो किसने यूज किया, वेलेजली ने यूज किया। लेकिन इसका जनक वेलेजली नहीं है, इसका जनक था डुप्ले, ठीक है। और सबसे पहले सहायक संधि किसके किसके साथ में हुई, तो ये पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं सहायक संधि होती क्या है। तो देखिए क्या है सहायक संधि का, देखिए मतलब क्या है। सहायक संधि है ना, सहायक और संधि। तो सहायक संधि क्या है, वेलेजली क्या करता था, वेलेजली जो है भारतीय राज्य रजवाड़ों से सहायक संधि करता था। और ये सहायक संधि में होता क्या था, जो भी राज्य इसको स्वीकार करता था तो उसके साथ में एक कंडीशन ये लगाता था कि भाई अंग्रेजी सेना, ठीक है, अंग्रेजी जो सेना है वो राज्य में रहेगी। राज्य का मतलब जिस भी राज्य से किया जाता था ये संधि, तो अंग्रेजी सेना उस राज्य में रहेगी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि ये जो अंग्रेजी सेना उस राज्य में रहेगी जिसके साथ में सहायक संधि की गई है, और इसका सारा खर्चा, ठीक है, सेना का खर्चा जो है, ठीक, वो जो है भारतीय जो राज्य का रजवाड़ा होगा या नवाब होगा वो उठाएगा। सेना का खर्चा जिस भी राज्य से किया जाएगा वो राज्य उठाएगा, ठीक है, उठाएगा। तीसरा देखिए पॉइंट इसमें लिख देता हूं, एक अंग्रेज रेजिडेंट, अंग्रेज रेजिडेंट, ठीक है, अंग्रेज रेजिडेंट कहां रहेगा, राज्य में रहेगा, राज्य में रहेगा। और ये राज्य में क्यों रहेगा, ये लगातार देखेगा कि क्या जो भी सहायक संधि स्वीकार कर रहा है राज्य, उस राज्य का जो नवाब है, राजा है, क्या वो कहीं ऐसे इंसानों से, ऐसे लोगों से मित्रता के नहीं बढ़ा रहे जो अंग्रेज के दुश्मन हो, ठीक है। और साथ साथ में यहां पर क्या हुआ कि राज्य के विदेश संबंध, राज्य के विदेश संबंध, विदेश संबंध का मतलब ये जो राज्य जो भी सहायक संधि को स्वीकार करेगा वो बाहर किससे रिलेशन बनाएगा, किससे नहीं बनाएगा, राज्य के विदेश संबंध वो किसके नियंत्रण में रहेंगे, अंग्रेजों के नियंत्रण में रहेंगे, अंग्रेजों के नियंत्रण में रहेंगे, या यूं कह लें कि अंग्रेजों के कंट्रोल में रहेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने कुछ लिख दिए हैं सहायक संधि के। अब अंग्रेजी सेना राज्य में रहेगी, ठीक है, इसका मतलब अब जो नवाब या राजा था वो बिल्कुल अपंग हो गया, उसकी अपनी सेना ही नहीं है, तो अब वो लड़ने की तो सोच ही नहीं सकता। और साथ साथ में अच्छी बात क्या है, अंग्रेजों को खर्चा भी नहीं उठाना है, इस सेना का खर्चा कौन उठाएगा, वो राज्य उठाएगा। दूसरी बात, अंग्रेज रेजिडेंट एक रहेगा, एक अंग्रेज अधिकारी रहेगा जाके उस राज्य में, वो लगातार देखेगा कि ये जो राजे रजवाड़े हैं ये किससे बात कर रहे हैं, किससे नहीं बात कर रहे हैं, क्या कहीं अंग्रेजों के दुश्मन से कि नहीं बात कर रहे हैं, ठीक है। और साथ साथ में राज्य के विदेश संबंध किसके नियंत्रण में आ गए, कंट्रोल में आ गए, अंग्रेजों के कंट्रोल में आ गए। मतलब बिना लड़ाई के सारा राज्य इसने कंट्रोल कर लिया, यह है सहायक संधि। तो सहायक संधि जो है उसको बहुत विस्तृत रूप से लागू किया किसने, वेलेजली ने। और वेलेजली, तो देखिए किसने किसने ये सहायक संधि अपनाई। तो सबसे पहले जो सहायक संधि अपनाई, ये क्वेश्चन भी आता है, हैदराबाद ने अपनाई थी, है ना। हैदराबाद ने ये संधि कब अपनाई, तो 1798 में ये सहायक संधि हैदराबाद ने अपनाई थी। दूसरा कौन था, मैसूर और तंजौर था, 1799 में उन्होंने अपनाई थी, मैसूर एंड तंजौर। और 1801 में किसने अपनाई, अवध में अपनाई, ठीक है। ये वाला पॉइंट यहाँ पर एक्स्ट्रा लिख गया है, मतलब ये बाद में हम लोग देखेंगे अभी। तो हैदराबाद ने 1798 में अपनाई, ठीक है। मैसूर और तंजौर ने कब अपनाई, 1799 में अपनाई।
अवध ने कब अपनाई? 1801 में। और इसके बाद ये शिशुवध पर रोक, ये नेक्स्ट पॉइंट है, ये अगला देखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो पेशवा, पेशवा जो है, पेशवा कहाँ पर होते थे? तो मराठा साम्राज्य में पेशवा होते थे। तो पेशवा है ना, तो पेशवा बाजीराव द्वितीय के साथ में सहायक संधि की वेलजली ने कब? 1802 में। और सिंधिया ये भी मराठा सरदार हैं, इनके साथ में कब की थी? 1804 में की थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना। अब जो मैंने कहा है कि ये वाला जो पॉइंट है, शिशुवध पर रोक भी किसने लगाई? ये बीच में लिख गया है बस ये पॉइंट, है ना। शिशुवध पर रोक लगाई किसने? वेलजली ने। और वेलजली ने क्या किया? शिशु की हत्या करना एक नॉर्मल हत्या के समान ही अपराध बना दिया, क्योंकि ये जो शिशु हत्या वाला जो ये केस है, ये बंगाल में बहुत प्रचलित थी और राजपूतों में बहुत प्रचलित थी। कन्याओं की भ्रूण हत्या कर दी जाती थी। तो वेलजली ने क्या क्या कहा कि भाई शिशु की अब कोई हत्या करेगा तो नॉर्मल हत्या के समान ही उसको अपराध माना जाएगा। तो शिशुवध पर रोक लगाने की कोशिश किसने की है? वो वेलजली ने की है, ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये अपने आप को देखो बंगाल का शेर कहता था, खुद ही बोलता था कि मैं बंगाल का शेर हूं। तो बंगाल का शेर किसे कहा जाता था या कहा जाता है? वेलजली को कहा जाता था या कहा जाता है। वेलजली ने क्या किया? कलकत्ता में एक जगह थी फोर्ट विलियम, इस कलकत्ता में जो जगह थी फोर्ट विलियम, यहां पर एक कॉलेज की स्थापना की थी वेलजली ने। कब कॉलेज की स्थापना की थी? 10 जुलाई 1800 में इसने स्थापना की थी। क्यों की थी? तो यहाँ पर जो सिविल सर्वेंट आते थे उनको ट्रेनिंग वगैरह देने के लिए, सिविल सर्वेंट, सिविल सेवक जो यहाँ पर अंग्रेज नियुक्त होकर आते थे, उनको ट्रेनिंग वगैरह करवाने के लिए, प्रशिक्षण करवाने के लिए उसने एक कॉलेज खुलवाया, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 10 जुलाई 1800। लेकिन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उनको अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने क्या किया? 1806 में, 1806 में क्या किया? उसने कहा कि भाई ये जो फोर्ट विलियम कॉलेज है यहाँ पर ट्रेनिंग वगैरह नहीं होगी। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंग्लैंड में, ठीक, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया? जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड के हेलेबरी में, इंग्लैंड की, ये क्वेश्चन आईएएस में आ चुका है जो मैं बता रहा हूं, ये आईएएस वाला जो यूपीएससी का एग्जाम होता है वहां पर ही आया था। तो 1806 में क्या किया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंग्लैंड के हेलेबरी में एक कॉलेज खोला, वहां पर प्रशिक्षण की व्यवस्था कर दी, जो भी सिविल सेवक जो है आते थे, और यहां पर प्रशिक्षण की व्यवस्था फोर्ट विलियम कॉलेज में बंद कर दी गई। लेकिन ये फोर्ट विलियम कॉलेज फिर भी चलता रहा 1854 तक। और 1854 तक क्यों चलता रहा? क्योंकि अब ये फोर्ट विलियम कॉलेज में प्रशिक्षण नहीं दिया जाएगा सिविल सेवकों को, लेकिन जो अंग्रेज हैं, जो अंग्रेज लोग हैं, उनको भारतीय भाषाओं के बारे में पढ़ाया जाएगा। भारतीय भाषा, तो भारतीय भाषाओं के बारे में किसको पढ़ाया जाएगा? अंग्रेजों को पढ़ाया जाएगा। कहां पर? फोर्ट विलियम कॉलेज में। 1854 तक ये चलता रहा, ठीक है। तो ये तो बात हो गई किसकी? वेलजली की। वेलजली के बाद हमको पता है भाई कॉर्नवालिस फिर से बना, और कॉर्नवालिस फिर से बना 1805 में आया, तो यहाँ पर इसकी जो है मौत हो गई। गाजीपुर में जो है उसकी समाधि है। और उसके बाद बार्लो ये बने, ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतने। मिंटो प्रथम बने, ये भी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दूंगा पहले ही। आगे देख लेते हैं, आगे क्या है। तो ठीक है, मार्क्वेस ऑफ हेस्टिंग्स, और मार्क्वेस ऑफ हेस्टिंग्स 1813 से 1823 के बीच में, ठीक है। और 1813 से 1823 के बीच में मार्क्वेस ऑफ हेस्टिंग्स जो है ये बंगाल का गवर्नर जनरल रहा, ठीक। और इसके समय में देखिए क्या है, 1820 में मद्रास का गवर्नर था कौन? थॉमस मुनरो या टॉमस मुनरो, ये भी हम लोगों ने पढ़ा है, रैयतवाड़ी व्यवस्था, है ना, रैयतवाड़ी व्यवस्था में। तो 1820 में मद्रास का गवर्नर था थॉमस मुनरो या टॉमस मुनरो, और इसने रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी। और जिस टाइम रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की गई उस टाइम पर बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? मार्क्वेस ऑफ हेस्टिंग्स था। और मार्क्वेस ऑफ हेस्टिंग्स के बाद में एमहर्स्ट, एमहर्स्ट बनेगा 1823 से 1828 तक। और एमहर्स्ट के बाद हमारे यहाँ पर देखिए कौन बनेगा, आप बताइए। एमहर्स्ट के बाद जो है वो आएंगे विलियम बेंटिक, है ना। और विलियम बेंटिक जो है एमहर्स्ट के बाद आएंगे। और 1828 के बाद 1833 में नाम चेंज कर दिया जाएगा, बंगाल का गवर्नर जनरल अब कहलाने लगेगा भारत का गवर्नर जनरल। तो हमारा लोगों का जो सेकंड वीडियो होगा वो किस पे होगा? वो होगा भारत के गवर्नर जनरल पे। और थर्ड वीडियो मैं जब रिकॉर्ड करूंगा तो वो किस पे रिकॉर्ड करूंगा? भारत के वायसराय पे, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स देखिए क्या है, मैं एक बार फिर से आपको बता दूं। मार्क्वेस ऑफ हेस्टिंग्स के बारे में नहीं याद करना चाहते हो कोई बात नहीं, आपको याद क्या क्या होना चाहिए।
यहाँ पर देखो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, मतलब वेलेज अली के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये कॉर्नवालिस, बार्लो, मिंटो, ये कुछ नहीं याद आपको करना है, ठीक है। और सहायक संधि, मतलब ये जो वेलेज अली के जो पॉइंट हैं ये याद रहने चाहिए। और ये सारे ना याद रखो कि मैसूर और तंजौर ने 1799 में, अवध ने 1801 में, ठीक है। आप बस ये याद रखो सहायक संधि को कौन लाया, वेलेज अली, जो डुप्ले जनक था, लेकिन इसको विस्तृत रूप किसने दिया, वेलेज अली ने दिया। और सहायक संधि अपनाने वाला पहला याद कर लो कौन था, हैदराबाद, ठीक है, 1798 में, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद जॉन सोर के बारे में भी ना याद रखो, कोई बात नहीं है, नहीं पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। और उसके बाद ये वाला याद रखना, ये जो स्लाइड है ये पूरी आप याद रखना कि बस ये वाला याद रखना। ये खैर सारे ही पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्षेत्रफल कितने पर लागू था, किससे समझौता किया जाता था, और योजनाकार कौन था, तो ये हो गया। कॉर्नवालिस के बारे में आपको सारे पॉइंट याद रखने हैं, वो जो है एक बार बाद 2-3 बार पढ़ लेना, ठीक है। और वॉरेन, कहाँ गया, वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में आपको पॉइंट्स याद रखने हैं, ये जो मैंने बताए हैं। और उसके बाद क्लाइव के बारे में याद रखना है। और क्लाइव, ये हॉलवेल नहीं याद रखना, वेंसिटार्ट नहीं याद रखना, कार्टियर भी नहीं याद रखना, ठीक है। और आपको रॉबर्ट क्लाइव के बारे में जो है वो याद रखना है। तो ये तो थी हमारी इंपॉर्टेंट क्लास। ऐसे ही जो है हमारे साथ बने रहिए, और मैं आपके लिए इतने ही अच्छे अच्छे कंटेंट के वीडियोस लाता रहूँगा। और ये वीडियोस मैं आपको फिर से बता दूं कि एसएससी जीडी या आरआरबी एनटीपीसी के लिए ही नहीं, आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम दें और वहाँ पर हिस्ट्री आती हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। आप इसको देख सकते हैं, इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, अपने एग्ज़ाम में बढ़त बना सकते हैं, ठीक है। और फिर से ये इतना वीडियो देखने के लिए, इतने प्यार से वीडियो देखने के लिए और अपना प्यार बनाए रखने के लिए मैं विकास मिश्रा आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू।